2.5 एकड़ कृषि भूमि से अप्रैल महीने में सही समय पर सही फसल व सही बीजों का चुनाव करके आप एक अच्छी आमदनी कर सकते हैं। जहां पर ज्यादातर किसान भाइयों की जमीन खाली पड़ी रहती है, वहीं पर आप इस गर्मी के सीजन में लाखों रुपए कमा सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अगर हमारे पास में 2.5 एकड़ कृषि भूमि है तो हम अप्रैल के महीने में किन फसलों की बुआई कितने एरिया में करें कि हमारी लागत कम से कम आए और इन फसलों से होने वाला मुनाफा लाखों में रहे। हमने 2.5 एकड़ कृषि भूमि ही क्यों ली है, इसके पीछे का कारण यह है कि भारत के 85% किसान भाई ऐसे हैं जिनके पास में या तो 2.5 एकड़ जमीन है या फिर 2.5 एकड़ जमीन से कम है। आपके पास में कितने एकड़ कृषि भूमि है, इसकी जानकारी आप हमारे साथ में कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य शेयर करें। अप्रैल के महीने में हम किन फसलों की खेती करें, इसकी जानकारी आप सभी किसान भाइयों के साथ में हमने पहले ही एक वीडियो के माध्यम से शेयर की, लेकिन इन फसलों की बुआई कितने एरिया में किस तरह से करें, इस पर डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इन फसलों के लिए हमें कौन से बीजों का चुनाव करना चाहिए, इस पर भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि हम अप्रैल के महीने में पत्ता गोभी, फूल गोभी की खेती कर सकते हैं या नहीं। यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। हम इस वीडियो पर 1500 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, इसलिए फटाफट से लाइक करके हमारे टारगेट को कंप्लीट करें। 2.5 एकड़ कृषि भूमि में से आधा एकड़ में आप पालक व मूली की फसल की इंटरक्रॉपिंग करें। पालक की फसल की पहली हार्वेस्टिंग 35 से 40 दिन के बाद ही आ जाती है। पालक की फसल से हम मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6 हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। वहीं मूली की फसल की हार्वेस्टिंग 45 से 50 दिन में आ जाती है। इन दोनों ही फसलों में हमारी लागत बहुत ही कम आती है और इन दोनों ही फसलों से हमें आमदनी कुछ ही दिन बाद मिलने लगती है। इसलिए हमने 2.5 एकड़ में से आधा एकड़ में मूली और पालक की फसल को चुना है। पालक व मूली के बीजों की बुआई आप अप्रैल के किसी भी वीक में कर सकते हैं, पर अगर आप अप्रैल के फर्स्ट वीक में करेंगे तो यह और उचित रहेगा। आप सबसे पहले खेत की गहरी जुताई कर लें, उसके बाद में खेत में क्यारियों का निर्माण कर दें। क्यारियों की चौड़ाई 4 से 5 फीट ही रखें। अब आप पालक के बीजों की बुआई इन क्यारियों में ब्रॉडकास्टिंग मेथड, जिसे हिंदी में छिड़कन विधि कहते हैं, उसके जरिए कर दें। जब आपके पालक के बीजों की बुआई हो जाए तब हम क्यारियों की मेड़ों पर मूली के बीजों की बुआई करेंगे। आप मूली के बीज से बीज की दूरी 1 फीट रखें। इस तरह से आधा एकड़ में 5000 मूली के बीज लगेंगे। अगर हमारे 50% बीज भी जर्मिनेशन होते, इस तरह से आपको 2500 मूली के पौधे मिलेंगे। अगर आपके एक पौधे का मूल्य आपको 5 रुपए के आसपास भी मिलता है तो आपके मूली की खेती से आमदनी होगी 12,500 रुपए, वह भी सिर्फ आधा एकड़ कृषि भूमि के मेड़ वाले हिस्से से। पालक के लिए आप सरपंच सीड्स का चुनाव करें व मूली के लिए जेंटेक्स सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। अब आधा एकड़ में आप खीरा व मक्का की फसल लगाएं। खीरे की खेती सिर्फ वे किसान भाई अप्रैल के महीने में कर सकते हैं जिनके एरिया में अप्रैल के महीने का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाता। जिन किसान भाइयों के यहाँ पर अप्रैल का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है, वे खीरे की खेती ना करें। हमने मार्च के महीने में ही खीरे के बीजों की बुआई कर दी थी और हमारे बीजों का जर्मिनेशन भी हो गया है। हमने मार्च के महीने में खीरे के बीजों की बुआई इसलिए की थी क्योंकि हमारे यहाँ पर अप्रैल के महीने का टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। आप खीरे की फसल के साथ में मक्का की इंटरक्रॉपिंग करने के लिए खीरे की 2 रो के बीच में जो यहाँ खाली पड़ी जगह है, यहाँ पर आप मक्का के बीजों की बुआई कर सकते हैं। हमने मक्का के बीजों की बुआई खीरे की फसल के साथ में नहीं की है। इसका रीज़न यह है कि हमारे यहाँ पर जंगली सूअर का अटैक काफ़ी देखने को मिलता है, इसलिए मक्का की खुशबू से जंगली सूअर अट्रैक्ट होते हैं और हमारी बाकी फसलों को भी नुकसान होगा। इसलिए जंगली सूअर के अटैक से बचने के लिए हमने खीरे की फसल के साथ में मक्का की इंटरक्रॉपिंग नहीं की, पर आप कर सकते हैं अगर आपके एरिया में जंगली सूअर का अटैक नहीं होता है तो। हमने खीरे की फसल के लिए वीएनआर कृषि के सीड्स का चुनाव किया था। आप भी अगर अप्रैल के महीने में खीरे के बीजों की बुआई करते हैं तो आप भी वीएनआर कृषि के सीड्स ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपने एरिया की कौन सी वेराइटी है जिसका मार्केट में अच्छा भाव मिलता है, उसको भी अवश्य सर्च करें। अब जो किसान भाई खीरा व मक्का की इंटरक्रॉपिंग नहीं करना चाहते, वे आधा एकड़ में भिंडी और धनिया की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इन दोनों फसलों की एक साथ इंटरक्रॉपिंग कैसे करें,
इस पर हमने डिटेल में एक वीडियो पहले ही बनाया है, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारा धनिया और भिंडी का जो मॉडल था यह एकदम सक्सेसफुल है। हमारे धनिया के बीजों का जर्मिनेशन हुआ है भिंडी की फसल के साथ में, और जो धनिया से आमदनी होगी उसे भी हम आपके साथ में अपडेट करते रहेंगे। अब 2.5 एकड़ में से 1 एकड़ में हमें क्या बोना है या तो हमें पता है। अब बाकी बचे 1.5 एकड़ में से आधा एकड़ में आप अदरक व चौलाई के बीजों की बुआई कर दें। आप अदरक के बीजों की बुआई 30 अप्रैल के आसपास कर सकते हैं। बीज बुआई के पहले बीज को अवश्य उपचारित कर लें। उसके बाद में बीज से बीज की दूरी 15 इंच और बीज को 2 इंच गहराई पर बोएं। आप अदरक की फसल के साथ में उन सभी फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं जिनकी जड़ें 2 इंच की गहराई से ज़्यादा नहीं जाती, जैसे कि हमारी चौलाई की फसल। इसलिए आप चौलाई के बीजों का छिड़काव उन्हीं क्यारियों में कर सकते हैं जहां पर आपने अदरक के बीजों की बुआई की थी। वैसे भी हम अदरक के प्रकंदों की बुआई के बाद में गेहूं और धान की फराली को ढकते हैं। जब आप चौलाई के बीजों की बुआई करेंगे तो चौलाई के बीजों का कुछ दिनों के बाद में जर्मिनेशन हो जाएगा और आपकी खाली पड़ी जगह कवर हो जाएगी। जब आप चौलाई की हार्वेस्टिंग करें तब सिर्फ एक बात का ध्यान रखें कि आप चौलाई की फसल को काटने के बजाय सीधा इसे जड़ से उखाड़ें। इस तरह से आपकी अदरक की फसल की निंदाई गुड़ाई हो जाएगी और चौलाई की फसल से आपकी आमदनी होगी वह अलग। इस तरह से हम हमारे खेत का 100% यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब जिन किसान भाइयों को अदरक व चौलाई की फसल नहीं बोना है वे अदरक की जगह हल्दी की फसल ले सकते हैं, और जिन किसान भाइयों को चौलाई की फसल नहीं बोना है वे चौलाई की फसल की जगह धनिया की फसल बो सकते हैं। अब यह चुनाव आपका है। अब बाकी बचे 1 एकड़ में आप मूंग और उड़द की फसल लगाएं। आधे एकड़ में मूंग की फसल और आधे एकड़ में उड़द की फसल। ये दोनों ही दलहनी कुल की फसलें हैं। इन फसलों में हमारी लागत कम से कम आती है और इनका जो हमें मुनाफा मिलता है वह एकदम फिक्स होता है। हाँ, कम होता ज़रूर है, लेकिन हमारी रिस्क फैक्टर भी उतनी ही कम रहती है और हमें गर्मी के सीज़न में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसलिए हमें जितना मुनाफा मिले उतने मुनाफे में हमें संतुष्ट होना चाहिए। इसलिए आप मूंग व उड़द की फसल आधा आधा एकड़ में लगाएं। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि हम अप्रैल के महीने में मूंग व उड़द की खेती कर सकते हैं या नहीं। आप अप्रैल के फर्स्ट वीक में मूंग और उड़द दोनों की खेती कर सकते हैं। वे किसान भाई इन दोनों फसलों की खेती कर सकते हैं जिनके एरिया में मानसून 30 जून से 15 जुलाई के बीच में दस्तक देते हैं। यानी कि वे किसान भाई जिनके इलाके में मानसून 30 जून से 15 जुलाई के बीच में दस्तक देता है वे मूंग और उड़द दोनों की खेती अप्रैल के फर्स्ट वीक में कर सकते हैं। अब जिन किसान भाइयों के यहाँ पर मानसून जल्दी आता है और उन्होंने अभी तक मूंग व उड़द की खेती नहीं की, तो वे बाकी बचे 1 एकड़ में पपीता, मक्का, धनिया की फसल की इंटरक्रॉपिंग एक साथ कर सकते हैं। इन तीनों फसलों की इंटरक्रॉपिंग एक साथ किस प्रकार से करें, इस पर हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, जिसे आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हम अप्रैल के महीने में फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं या नहीं। आप अप्रैल के महीने में फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं, पर अगर आप इन फसलों की खेती करते हैं तो आपको कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि आपकी फसल में रोग भी ज़्यादा लगेंगे, कीटों का अटैक भी काफ़ी ज़्यादा होगा, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए आपको हर वीक स्प्रे करना पड़ेगा। इस तरह आपकी लागत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जहां पर हम सीजन में फूल गोभी और पत्ता गोभी पर मैक्सिमम 3 स्प्रे करते हैं, वहीं पर आपको हर वीक या हर 15 दिन में स्प्रे करना पड़ेगा। इसी के साथ आपका फूल गोभी की फसल से उत्पादन भी कम होगा। ये सारे चैलेंजेस आपको फूल गोभी और पत्ता गोभी की फसल को अप्रैल महीने में लगाने पर मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आपकी फसल पूरी तरह से खराब हो सकती है। इसलिए मेरा सुझाव यही है कि आप अप्रैल के महीने में फूल गोभी और पत्ता गोभी की ऑफ सीजन खेती ना करें। आप इन फसलों की खेती सीजन वाइज करें, ठंड के सीजन में, या फिर आप बारिश के सीजन में भी फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपके इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम हमारे हर किसान भाई की कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल जाए। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।